आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जैसे कि 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हर साल हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पर यह है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन क्यों मनाया जाता है। ये जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, और एक बार फिर से हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोशिश करें कि हिंदी का इस्तेमाल जहाँ पर भी संभव हो सके, जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हिंदी का करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में हम लोगों की स्थिति, मतलब सभी की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर स्टूडेंट्स वगैरह की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें ना तो इंग्लिश अच्छे से आती है ना, और ना हमें हिंदी अच्छे से आती है। तो इंग्लिश ना नहीं भी आती है बहुत ज़्यादा तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ इतनी इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए कि जिससे आप मतलब अपना, अगर आप जो भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ आपको समझनी है या आप आंसर वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, बट हिंदी भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हिंदी का एक पेपर होता है जो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, सिर्फ इसलिए नहीं, बट अदरवाइज़ भी हिंदी आनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है और होना भी चाहिए। आप खुद समझिए, आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और अगर हिंदी नहीं आती तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा मतलब अच्छा अच्छा नहीं है ना। अब जैसे स्थिति ऐसी है, और ख़ासकर जैसे आप ये देखिएगा कि साउथ इंडिया के लोग हैं। अब साउथ इंडिया के लोगों को नहीं आती हिंदी क्योंकि उनके वहाँ वो एक नेटिव लैंग्वेज एक तरीके से नहीं है, उनकी मदर टंग नहीं है। जब भी वो बचपन में अगर पढ़ते हैं, या तो बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, या फिर जो वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस हैं, है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनमें पढ़े होते हैं। तो उनके लिए हिंदी नहीं आती है या वो हिंदी में उतना फ्लुएंट नहीं है, तो वो चीज़ समझ सकते हैं। बट अदरवाइज़ बाकियों के लिए अगर मैं बात करूं तो बाकी देश में या तो जो और मीडियम है, कुछ कुछ राज्यों में अगर हम उनको छोड़ दें, तो बाकी खासकर नॉर्थ इंडिया में तो अगर आप देखें तो आइदर इंग्लिश मीडियम है या फिर बच्चे ने हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, सिर्फ वो जो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है वो क्लियर करने के लिए नहीं, बट अदरवाइज़ भी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये ज़रूर बताएंगे कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 14 सितंबर 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस का जो बैच है, 5 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है और 20 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट रहेगा। तो आज 14 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो सिर्फ आप लोगों के पास अगले 7 दिन का समय और है एनरोल करने के लिए। सिर्फ 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही सेक्शंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और अगर वहीं से आपको सब कुछ ठीक लगता है तो एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो यहाँ पर जो एक व्हाट्सएप नंबर दिया है 9150449990, इस नंबर पर संपर्क कर लें। यहाँ से आपको जो भी डाउट होगा, जो क्वेरी होगी, वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प इन सेशन से मिल रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी, एंड ये सेशंस भी यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर ये कहता है, सबसे पहले पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको सीबीआई के मामले में भी बेल दे दी गई है। ईडी के मामले में तो पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, सीबीआई के मामले में भी यहाँ पर जो है वो ज़मानत मिल गई है। और सीबीआई को लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे सीबीआई को पहले भी कहा जाता था एक केज्ड पैरट, एक पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता था। तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि सीबीआई को इस तरीके से बिहेव करना होगा कि वो इस नोशन को, ये जो धारणा बनी हुई है कि सीबीआई एक पिंजड़े में बंद तोता है, एक केज्ड पैरट है, इस धारणा को ख़त्म किया जा सके। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर कोर्ट का ये भी कहना है, मतलब जो बेंच थी उसके एक जस्टिस हैं, जस्टिस उज्जवल भुयान, उनका ये भी कहना है कि अरेस्ट बाय सीबीआई ओनली टू फ्रस्ट्रेट बेल टू सीएम इन ईडी केस, क्योंकि ईडी के केस में जैसे ही इनको बेल मिलती है उसके बाद सीबीआई का मामला आ जाता है। तो यही कहा गया है कि सीबीआई के मामले में जो अरेस्ट किया गया वो सिर्फ इस चीज़ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए किया गया कि जो बेल मिल गई थी ईडी के मामले में। वैसे भी आपको पता है कि ईडी जैसे मतलब ईडी का जो मामला होता है, पीएमएलए का जो मामला होता है, उसके अंतर्गत बेल कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर पीएमएलए के मामले में बेल मिल गई है तो मतलब ईडी के केस में अगर बेल मिल गई है तो सीबीआई के केस में तो मिल ही जानी चाहिए थी, है ना। तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर बोला है। और कुछ बेल कंडीशंस इनके ऊपर लगाई हैं, मतलब कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि ये मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ नहीं जा सकते, और फाइल्स वगैरह को साइन तभी कर सकते हैं जब उस पर एलजी वगैरह का अप्रूवल की ज़रूरत हो। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदला जा रहा है। इसका नाम अब कहलाएगा ये श्री विजयापुरम, ठीक है। और ये बेसिकली इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा स्लेवरी सिंबल है, मतलब एक तरीके से हमारे गुलामी के जो सिंबल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये किया जा रहा है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पर भी एक आर्टिकल है, वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बीच में ऐसा यहाँ पर कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ थोड़ा सा हमें देखनी है, एक आर्टिकल है वो हम लोग देखते हैं, फिर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। देखो ये वाला एक आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि हाई टारगेट्स कैन हेल्प कट CO2 एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर अप टू 71%। यानी कि 2050 तक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन या उत्सर्जन है उसमें हम 71% तक की कमी ला सकते हैं अगर कुछ हाई टारगेट जो हैं वो अपनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बीच के पेजेस में इनमें कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लेन पेज की बात करें तो यहाँ पर ये जो अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर है इसको कवर करने का कोई सेंस नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सच कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक ओपन एआई का एक नया एआई मॉडल सामने आया है दैट इज़ O1, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हीलियम को लेकर बात करेंगे कि व्हाट इज़ हीलियम एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड इन रॉकेट्स, कि हीलियम क्या होती है, गैस होती है, और इसका इस्तेमाल रॉकेट्स में क्यों किया जाता है इसकी बात करेंगे। और यही बात करेंगे नीचे पोर्ट ब्लेयर एंड इट्स हिस्टोरिकल कनेक्शन टू द चोला कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्री विजया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 3-4 आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं और इनको डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट आर्टिकल कि हाई टारगेट्स कैन help cut CO2 emissions from transport sector up to 71% by 2050। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसमें कमी की जा सकती है अप टू 71%। 2050 तक इसमें 71% की कमी लाई जा सकती है अगर कुछ हाई एम्बिशन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है ऑन 3 की पैरामीटर्स के ऊपर। एक है इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण, दूसरा है इम्प्रूविंग फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स, और तीसरा है स्विचिंग टू क्लीनर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी। ऐसा बेसिकली वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया इसकी नई एक स्टडी में ये बात लिखी गई है, ठीक। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है दिस अकाउंटेड फॉर 14% ऑफ द एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस इन 2020। 2020 में जितना टोटल CO2 एमिशंस हुआ है उसका 14% जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हुआ है। एंड देयर इज़ अ नीड फॉर एन एमिशन ड्रॉप रोड मैप एंड टारगेट्स फॉर दिस सेक्टर। और इस बात की ज़रूरत है कि कैसे एमिशन को इस सेक्टर में क्या किया जाए, इसमें कमी लाई जाए। द स्टडी नोटेड दैट फॉलोइंग अ हाई एमिशन रिडक्शन टारगेट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर would also be pivotal in achieving India's net zero target by 2070।
इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर हम लोग हाई एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स को फॉलो करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो ये बेसिकली उस चीज़ में भी हमारे हेल्प करेगा। जो हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो का बाय 2070, इस टारगेट को अचीव करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, पिविटल होगा। द स्टडीज फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन एनर्जी पॉलिसी सिमुलेटर which allow users to develop dynamic models for different decarbonization targets and their outcomes। ठीक है, मतलब इन्होंने ये किस हिसाब से बताया है कि 71% जो है वो रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो डीकार्बोनाइजेशन के टारगेट्स और जो आउटकम्स हैं उनको लेकर जो अलग अलग डायनामिक मॉडल्स बनाए गए हैं, उनके सिमुलेशन के आधार पर ये चीज़ें बताई गई हैं। इन एडिशन टू द सिमुलेशन, इनपुट्स वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपर्ट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस। ठीक है, सिमुलेशन तो किया ही गया है, उसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से भी जो इनपुट्स वगैरह हैं वो लिए गए हैं और उसके आधार पर उन्होंने ये बातें कही हैं। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि द मैंडेट ऑफ एक्सपेंडिंग ई व्हीकल सेल्स इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस ड्रॉप। कि CO2 एमिशंस ड्रॉप में अगर जो ई व्हीकल्स की सेल है उसको अगर बढ़ाया जाए तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, विद एन एनुअल अबेटमेंट पोटेंशियल ऑफ 121 मीट्रिक टन CO2 इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि इसके तहत 121 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है ये बच सकता है, मतलब इतना एमिशन कम हो सकता है। द स्टडी फर्दर सेड दैट डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कुड कॉम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। मतलब ये भी कहा गया है कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है अगर उसमें हम डीकार्बोनाइजेशन करते हैं, जैसे मैं आपको अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने वो PM E-ड्राइव एक मिशन के बारे में बात की थी ना, एक नई जो स्कीम लॉन्च हुई है, तो वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ई व्हीकल्स तो ठीक है, ई व्हीकल्स एक ऑल्टरनेटिव हैं कंपेयर टू योर डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, लेकिन आप इस बात को भी समझें कि हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर जो बिजली बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन हो रहा है, वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से ही हो रहा है। ठीक है ना, तो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अगर हो रहा है तो उसमें इफ़ेक्टिवनेस तो है बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हो सकती है, जितना पोटेंशियल हो सकता है उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव EV व्हीकल्स की नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, है ना। क्यों? क्योंकि बिजली तो जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बिजली का यूज़ कर रहे हैं, वो बिजली कहाँ से आ रही है? वो अभी भी फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से ही जनरेट हो रही है। तो उसी की यहाँ पर इन्होंने बात की है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डीकार्बोनाइजेशन किया जाता है, डीकार्बोनाइजेशन का मतलब वही है कि अगर वहाँ पर कार्बन का यूज़ कम हो रहा है तो इससे क्या होगा? दिस कुड कॉम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो इससे जो हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के टारगेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट या एक तरीके से मतलब उसमें वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे ये लिखा है द ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकाउंटेड फॉर 14% ऑफ टोटल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस इन 2020। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें से 90% जो है दैट वाज ड्रिवन बाय रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 14% जो मतलब टोटल एमिशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 2020 में, उसमें से 14% जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टोटल जितना हो रहा है उसका 90% जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है। और इस 90% में से भी टू व्हीलर्स का कंट्रीब्यूशन 16% है, कार्स का कंट्रीब्यूशन 25% है, बसेस का 9% है। फ्राइट लाइट ड्यूटी व्हीकल जो है, मतलब जो सामान वगैरह ले जाने के लिए छोटे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, हल्के वाहनों का, उनका कंट्रीब्यूशन 8% है। और फ्राइट हैवी ड्यूटी व्हीकल जो है, जो बड़े बड़े मतलब ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स वगैरह चलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा है। आप देखिए 45% कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है और सबसे ज़्यादा है। और स्टडी में ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो रेलवेज़, एविएशन, वाटरवेज़ भी आते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 6%, 3% और 1% है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि रेलवेज़ वगैरह तो अब वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा रेलवे लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन उनका हो चुका है। और एविएशन और वाटरवेज़, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए।
तो थोड़ा सा इस बात को मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और इसको आप लोग एनवायरनमेंट में लेंगे, ठीक है, पॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है तो, है ना। चलिए, इसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। व्हाट इज़ ओपन एआई O1, ठीक है, द एआई मॉडल दैट थिंक्स बिफोर इट आंसर्स। अब ये क्या है देखो, ओपन एआई के वैसे भी बहुत सारे एआई मॉडल्स आते रहते हैं बीच बीच में, यहाँ पर एक और आया है। ओपन एआई जो वर्ल्ड की प्रीमियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने परसों के दिन, थर्सडे के दिन रिलीज़ किया है अपना लेटेस्ट एआई मॉडल, जिसका नाम है द न्यू ओपन एआई O1। O1 है ये, ठीक है, इट्स नॉट 01, इट्स O1 is the first in the planned series of reasoning models that have been designed to solve more complex tasks and problems in science, coding and maths। तो ये रीजनिंग मॉडल्स जो इन्होंने मतलब जो ये उसको बनाना चाह रहे हैं, उसकी एक सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये पहला है, पहला मॉडल है, ठीक है। और इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये साइंस, कोडिंग और मैथ्स के सेक्टर में या उसमें उस फील्ड में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। द मॉडल इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सीक्रेटिव प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, तो ये उसी का, ये मॉडल उसी का पार्ट है। और विच इज़ एक्सपेक्टेड टू फीचर ऑटोनॉमस इंटरनेट रिसर्च एंड ड्रामेटिकली इम्प्रूव एआई रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिसमें ऑटोनॉमस इंटरनेट रिसर्च के फीचर होंगे और जो कि काफ़ी हद तक एआई की रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। अब व्हाट डज़ द न्यू मॉडल, हाउ डज़ द न्यू मॉडल वर्क, अब ये मॉडल कैसे काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओपन एआई, O1 इज़ डिज़ाइन टू थिंक मोर केयरफुली अबाउट क्वेरीज बिफोर आंसरिंग, ठीक है, कि जो भी इसको क्वेरी दी जाए ये उसको आंसर करने से पहले बहुत केयरफुली उसके बारे में सोचेगा। लाइक हाउ ह्यूमंस डू वाइल सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिस तरीके से अगर ह्यूमंस को कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको सॉल्व करने से पहले ह्यूमन सोचता है ना। उसी तरीके से ये भी, इसको भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाएगी तो ये भी उसको सॉल्व करने से पहले सोचेगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ट्रेन्ड द मॉडल टू लर्न हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, चेक इट्स आउटपुट एंड लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। तो इसको बेसिकली इस तरीके से इस मॉडल को ट्रेन किया गया है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो अप्रोच करेगा, आउटपुट को चेक करेगा और उसके बाद अगर उसमें से कोई गलती हुई है तो अपनी गलतियों से जो है वो सीखेगा। ओपन एआई इज़ एन अर्ली वर्जन, ओपन एआई O1 इज़ एन अर्ली वर्जन एंड येट टू बी इक्विप्ड विथ फीचर्स विद अदर फीचर्स सच एज ब्राउजिंग द वेब और मैनेजिंग फाइल्स एंड इमेजेस, ठीक है। इसमें कुछ और फीचर्स भी आएंगे, अभी तो ये अर्ली वर्जन या बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। कुछ ऐसे भी फीचर्स आएंगे जिसमें ये वेब ब्राउजिंग भी कर सकता है, फाइल्स को, इमेजेस को मैनेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट जो इस मॉडल का आएगा इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सिमिलरली टू PhD स्टूडेंट्स ऑन चैलेंजिंग बेंचमार्क टास्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, कि इसका जो नेक्स्ट वर्जन आएगा वो बेसिकली इस तरीके से काम करेगा जैसे कि PhD स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, वो काम करते हैं कि जो साइंस में या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो बेंचमार्क टास्क होते हैं, है ना, उनको जिस तरीके से चैलेंज किया जाता है तो ये उस तरीके से काम भी करेगा। व्हाट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द मॉडल, अब आप ये इसको ये समझिए कि जिस तरीके से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, जैसे मॉडल दर मॉडल आगे बढ़ रहे हैं और एआई का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें आप ये समझिए कि पहले एआई इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टास्क नहीं कर सकता था, इतने कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकता था, अब ये सब कुछ कर पा रहा है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि आने वाले समय में जो ह्यूमन जॉब्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा ये एआई बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ने वाले तो आप होंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए आपको कल की डेट में एक टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले समय में ऐसा होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में सारा कुछ जो है वो एआई मॉडल्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको खड़े होकर ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ तो एआई भी कर ही सकती है आपको, ठीक है। या सिमिलरली आपको कोई भी चीज़ पढ़ानी है या कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो वो तो एआई मॉडल्स कर ही सकते हैं आज की डेट में। तो आने वाले समय में जो इस तरीके की जॉब्स हैं, ठीक है, वो भी मतलब पहले तो सिर्फ ये कहा जाता था कि जो ऐसी जॉब्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है,
ठीक है, या आप कहिए कि ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ उस तरीके के काम एआई कर सकता है। लेकिन आज के समय में जिन चीज़ों में ह्यूमन रीजनिंग, ह्यूमन ब्रेन्स इन्वॉल्व है वो भी, और जो हाई स्किल या हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व टास्क हैं वो भी एआई कर पा रहा है। इस तरीके के मॉडल्स अब डेवलप होने लगे हैं। इसीलिए एआई का रेगुलेशन एक बहुत ज़रूरी है, और एआई की एक लिमिट डिफाइन करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ये समझिए कि आने वाले समय में जितने भी ह्यूमन जॉब्स हैं, ठीक है, वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारा काम एआई करने लगेगा। ठीक है, फिर उससे आप ये समझिए कि अगर ह्यूमन जॉब्स खत्म हो गई तो फिर होगा क्या, स्थिति कितनी ख़राब हो जाएगी, खासकर हमारे जैसे देश में, जहाँ पर वैसे भी जो मतलब यूथ है वो इतना ज़्यादा है। ठीक है, नौकरी की डिमांड इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा है, और अगर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके के एआई मॉडल्स अगर यूज़ होने लगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, सोफिस्टिकेटेड टास्क के लिए, सिंपल टास्क के लिए अगर ये यूज़ होने लगे, तो आप फिर समझिए कि जिन लोगों के पास नौकरी है वो भी जाएगी, नए लोगों को मिलना तो दूर रहा, जिन लोगों के पास है वो भी जाएगी, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए एआई का रेगुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक लिमिट सेट करनी ज़रूरी है कि इससे ज़्यादा टास्क जो है वो एआई नहीं करेगा। अदरवाइज़ इस तरीके से अगर डेवलपमेंट्स होते चले गए तो फिर ह्यूमन की जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी इस बात से जो है वो सहमत होंगे। अगर आप मेरे इस विचार से कुछ आप अगर अलग आपका विचार है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई मे ऑल्सो कम टू नो अबाउट योर ओपिनियन, कि आप लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, वो मुझे भी पता लगेगा, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद बात की जा रही है कि इस मॉडल की सेफ्टी का क्या है। तो ओपन एआई का ये कहना है कि ओवन को सेफ बनाने के लिए इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वे ऑफ ट्रेनिंग, इसने एक नई तरीके की ट्रेनिंग जो है वो क्रिएट की है, which helps the model to understand and follow safety rules better by using its problem solving skills। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो मॉडल है, मतलब इसने जो बेसिकली अपना ये बनाया है, एक नए वे ऑफ ट्रेनिंग, एक नए तरीके की ट्रेनिंग इसने यहाँ पर क्रिएट की है, जिसके तहत क्या है कि मॉडल जो है वो सेफ्टी रूल्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड और फॉलो कर सकता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ करते हुए। ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है कि हाउ वेल द मॉडल फॉलो सेफ्टी रूल्स इवन व्हेन यूजर्स ट्राई टू ट्रिक द एआई इनटू ब्रेकिंग देम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ टेस्ट की है कि किस तरीके से, मतलब कितना बेहतर तरीके से ये मॉडल जो है वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है, वो भी ऐसे समय पर जब यूज़र्स जो हैं वो एआई को ट्रिक करके, मतलब एआई में किसी तरीके की कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके उनको ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है एआई जेल ब्रेकिंग। तो ऐसे समय पर भी टेस्ट किया गया है कि कितना ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है। कंपनी का ये कहना है कि इन वन ऑफ इट्स टफेस्ट टेस्ट द अर्लियर वर्जन ऑफ एआई मॉडल स्कोर्ड 22 आउट ऑफ 100, और जो नया वर्जन है उसने 84 स्कोर किया है। ओपन एआई हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स सेफ्टी एफर्ट्स by working closely with the United Kingdom and United States governments and their AI safety teams। ठीक है, इन्होंने सेफ्टी एफर्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, यूके और यूएस की गवर्नमेंट्स और उनकी जो एआई सेफ्टी टीम्स हैं उनके साथ मिलके काम किया है। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन गिवन अर्ली एक्सेस टू अ वर्जन ऑफ द मॉडल टू सेफ्टी ग्रुप्स फॉर रिसर्च। ठीक है, सेफ्टी ग्रुप्स को रिसर्च के लिए इन्होंने जो इस मॉडल का एक वर्जन है उसकी अर्ली एक्सेस भी दी है। अब ये जॉब्स और रिसर्च को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी है, क्योंकि ये जो नया मॉडल है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, तो ये ऐसी जॉब्स को भी प्रभावित कर सकता है जो इंक्लूड करती हैं जैसे कि इस तरीके के टास्क, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एआई आज की डेट में बड़े आसानी से कर रहा है। ठीक है, डेटा एनालिसिस, अब आज की डेट में आप ये देखो कि आपने सुना होगा डेटा साइंटिस्ट, है ना, ये पोस्ट्स, मतलब एक तरीके से आप कहिए कि ये राइजिंग सेक्टर की पोस्ट मानी जा रही थी, ये डेटा साइंस वगैरह। ठीक है, उसमें डेटा एनालिसिस भी आता है, तो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट, डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट, ये सब तो बर्बाद हो जाएंगी एआई के बाद। ठीक है, कोडिंग, काहे का कोडिंग, कोडिंग तो ये सब कर देगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग,
वो भी ये सब कर देगा। ठीक है ना। तो ये सारी के सारे जो काम हैं, जो ये स्किल्ड जॉब्स मानी जाती थी या स्किल्ड टास्क माने जाते थे, जिनको ह्यूमंस ही कर सकते थे, अब वो चीज़ें भी एआई बड़े आसानी से कर पाएगा। रीजनिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल टास्क and automating it would likely reduce the need for human involvement in some routine coding and troubleshooting in industries such as IT, finance and in engineering. तो रीजनिंग बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल टास्क होता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, तर्क करना, तर्क शक्ति, है ना। और अगर रीजनिंग को भी ऑटोमेट कर दिया जाए तो उससे होगा क्या कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की तो ज़रूरत फिर जो रूटीन कोडिंग और ट्रबल शूटिंग होती है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, फाइनेंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की नीड तो बहुत ही कम हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कम हो जाएगी तो ह्यूमन जॉब्स के ऊपर तो असर पड़ेगा, है ना। अब अगर हम बात करें रिसर्चर्स को लेकर, तो ओवन जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में एक असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड को बढ़ाता है। द मॉडल्स एबिलिटी टू जनरेट फार्मूला and analyze large data sets makes it a helpful tool for researchers looking for breakthroughs। ठीक है, मॉडल की ये एबिलिटी है कि ये फॉर्मूलेज जनरेट कर सकता है और लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है। तो ये बेसिकली ऐसे रिसर्चर्स के लिए एक हेल्पफुल टूल बन सकता है जो ब्रेक थ्रूज के बारे में सोच रहे हैं। ब्रेक थ्रूज मतलब कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़े अचीवमेंट्स के बारे में। ओपन एआई का जो ओवन है, दैट इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड in AI's handling of tasks that are traditionally managed by highly skilled professionals। यही मैंने आपको बताया कि ये ऐसे टास्क जो ट्रेडिशनली तौर पर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किए जाते थे, ये ऐसे टास्क को भी हैंडल कर सकता है। तो ये एक बड़ी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज तो ठीक है कि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है, बट ये एक कंसर्न भी है। ठीक है, और ये कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा है। खासकर मैंने आपको बताया कि इंडिया के लिए ये कंसर्न बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पर एआई का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ और इतना ज़्यादा अगर एआई का यूज़ होना शुरू हुआ, तो फिर ये चीज़ें जो है वो इशू क्रिएट करेंगी। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हैं आप। और मैंने जो आपको ये जॉब वाला पॉइंट टच किया है, इसको लेकर आप लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, सो दैट कि जो मेरा विचार था या जो यहाँ पर लिखा गया है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बट आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो साइंस एंड टेक में ही रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद अगला टॉपिक, व्हाट इज़ हीलियम एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड इन रॉकेट्स। कि हीलियम क्या होती है और इसका इस्तेमाल रॉकेट्स में क्यों किया जाता है। देखो, तो यहाँ पर ये लिखा है कि दो नासा के एस्ट्रोनॉट्स जो बोइंग के स्टार लाइनर में थे, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे कुछ और महीनों के लिए। ये वही जो सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक और है, आई थिंक बुश विल्मोर नाम है उनका, उनका जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक फॉल्टी प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से, हुज प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हीलियम लीक्स, जिसमें क्या हुआ था, हीलियम लीक हो गया था, है ना। इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स का जो पोलैरिस डॉन मिशन था, जिसके बारे में भी हमने कुछ दिनों पहले ही बात की थी, ये फाइनली लॉन्च हुआ ट्यूसडे के दिन। और ये भी इसीलिए डिले हुआ, ये पहले लॉन्च होना था अगस्त के महीने में, ये भी इसलिए डिले हुआ क्योंकि इसमें भी, इसके भी ग्राउंड इक्विपमेंट में कुछ हीलियम के इश्यूज आ गए थे। ठीक है, हीलियम लीक वगैरह इसमें भी हुआ था। और कई सारे ऐसे पास्ट मिशंस जो हीलियम लीक्स की वजह से प्रभावित हुए हैं, वो है इसरो का चंद्रयान 2 और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियन 5। तो हीलियम लीक बेसिकली यहाँ पर एक कॉमन इशू देखने को मिल रहा है। अब स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स हीलियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो, हीलियम, पहली बात तो ये है कि इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब है कि ये बाकी किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती और ना ये कंबस्ट होती है, मतलब ना ये जलती है। इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 2, और इसीलिए ये सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन, उसके बाद सेकंड लाइटेस्ट जो है दैट इज़ हीलियम। ठीक, रॉकेट्स नीड टू अचीव स्पेसिफिक स्पीड्स एंड एल्टीट्यूड टू रीच एंड मेंटेन एन ऑर्बिट। रॉकेट्स को एक स्पेसिफिक स्पीड और एक एल्टीट्यूड या हाइट चाहिए होता है, अचीव करना होता है, टू रीच एंड मेंटेन एन ऑर्बिट, यानी कि वो एक ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए, उस ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक स्पीड और एल्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। द हैवियर रॉकेट
A heavier rocket requires more energy, not only increasing fuel consumption but also needing more powerful engines which are more expensive to develop, test and maintain. तो जितना हैवियर रॉकेट होगा उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत अगर उसको लगेगी तो होगा क्या कि फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उसको ज़्यादा पावरफुल इंजन्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, और ज़्यादा पावरफुल इंजन्स को बनाना, उनको टेस्ट करना, उनको मेंटेन करना अपने आप में क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चे का काम है। अब हीलियम की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होती है। हीलियम इज़ अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -268.9 डिग्री सेल्सियस, अलाउिंग इट टू रिमेन अ गैस इवन इन सुपर कोल्ड इन्वायरमेंट्स। तो इसलिए अगर बहुत ठंडा इन्वायरमेंट भी होता है, -268.9 डिग्री सेल्सियस तो मतलब बहुत ही कम हो गया है ना, क्योंकि जो लोएस्ट टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है इवन थ्योरेटिकली वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम 0 केल्विन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइंस अगर आपको याद है बचपन की तो वहाँ पर ये चीज़ हम पढ़ते हैं जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहा जाता है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो वैसे भी कुछ चीज़ नहीं जा सकती, दैट इज़ नॉट थ्योरेटिकली पॉसिबल, है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -268.9 डिग्री सेल्सियस है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत ठंडे एनवायरनमेंट भी कहीं पर है, बहुत ठंडा टेम्परेचर भी है, तो वहाँ पर भी ये गैस बनी रहेगी क्योंकि ये इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर बिकॉज मैनी रॉकेट फ्यूल्स आर स्टोर्ड इन दैट टेम्परेचर रेंज। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ज़्यादातर जो रॉकेट फ्यूल्स हैं उनको इसी टेम्परेचर रेंज में स्टोर किया जाता है। अब हाउ इज़ हीलियम यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। अब स्पेस क्राफ्ट में हीलियम का कैसे इस्तेमाल होता है, तो हीलियम इज़ यूज टू प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक्स। जो फ्यूल टैंक्स हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ensuring the fuel flows to the rocket's engines without interruption and for cooling systems। ठीक है, मतलब एक तो जो फ्यूल टैंक्स है उनको प्रेशराइज किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो फ्यूल है वो रॉकेट के इंजन में बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के जो है वो फ्लो कर सके, और कूलिंग सिस्टम्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो है वो आपका जलता है रॉकेट के इंजन में, तो हीलियम जो है वो रिजल्टेंट एम्प्टी स्पेस को टैंक्स में फिल करता है, तो इसलिए ओवरऑल प्रेशर जो है वो टैंक्स के अंदर बना रहता है। क्योंकि फ्यूल टैंक्स के अंदर क्या होगा, फ्यूल होगा, ऑक्सीडाइज़र होगा, ऑक्सीडाइज़र अलग से भी होगा तो फ्यूल तो उसके अंदर होगा तो वो जलेगा। अब जैसे ही फ्यूल बर्न होना शुरू होगा तो अंदर क्या होगा, वो टैंक खाली हो जाएगा, है ना, मतलब उसमें फ्यूल क्योंकि जल गया तो कुछ स्पेस खत्म हो जाएगा। स्पेस अगर खाली हुआ तो होगा क्या कि उसके अंदर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हीलियम को उसके अंदर भरा जाता है। क्योंकि वैसे भी ये इनर्ट गैस है, रिएक्ट तो इसने किसी के साथ करना नहीं, तो इसलिए इसको डाला जा सकता है। अब क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है तो इट कैन सेफली मिंगल विद द टैंक्स रेसिडुअल कंटेंट्स। तो जो टैंक्स के अंदर के बचे हुए कंटेंट्स है उसके साथ ये मिंगल कर सकता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट तो इसने करना नहीं। ठीक है, अब इज इट प्रोन टू लीक्स। अब ये लीक्स के लिए क्या प्रोन है, मतलब क्या इसके लीक्स होते हैं, तो हीलियम का बेसिकली एक तो एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो एटम्स हैं वो स्मॉल गैप्स या जो सील्स होती हैं स्टोरेज टैंक्स में और फ्यूल सिस्टम्स हैं उनसे एस्केप कर सकती है। ठीक है, मतलब उनसे बाहर निकल सकता है। बट बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल हीलियम इन दी अर्थ एटमोसफेयर, क्योंकि अर्थ के एटमोसफेयर में हीलियम बहुत ही कम है, इसलिए हीलियम के लीक्स को ईजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, मेकिंग द गैस इम्पॉर्टेंट फॉर स्पॉटिंग पोटेंशियल फॉल्ट्स इन अ रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम। और इसके तहत ये जो गैस है, क्योंकि इसके लीक को बड़े आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में हीलियम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से ये गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि रॉकेट में या स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम में अगर किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल फॉल्ट है या कोई लीकेज है तो उसको स्पॉट या डिटेक्ट किया जा सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम लीक्स across space related system, some engineers say have highlighted an industry wide need for innovation in valve design and more precise valve tightening mechanisms। तो बेसिकली जो हीलियम लीक्स की फ्रीक्वेंसी आज की डेट में बढ़ रही है, ठीक है, स्पेस रिलेटेड सिस्टम्स में, तो उसको लेकर कुछ इंजीनियर्स का ये कहना है कि इससे किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, जो वॉल्व्स हैं उनके डिज़ाइन में कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, और जो वॉल्व टाइटनिंग मैकेनिज़म्स हैं उनको और ज़्यादा प्रिसाइज बनाने की ज़रूरत है, सो दैट कि
इस तरीके के लीकेजेस जो हैं वो कभी कभार होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर ये लीक्स हो रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो आई होप अबाउट दिस हीलियम भी आप समझ गए, ठीक है, कि क्या होता है और इसका रॉकेट्स में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्लियर है। चलो इसको भी आप साइंस एंड टेक में ही लोगे। इसके बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल पर आएंगे जो आज के डेट का हमारा लास्ट आर्टिकल भी है, दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर एंड इट्स हिस्टोरिकल कनेक्शन टू द चोला कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्री विजय, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है इसको रीनेम किया जा रहा है एज श्री विजयपुरम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया फ्राइडे के दिन, और ये जो नाम का बदलाव या चेंज किया जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है टू फ्री द नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, कि मतलब जो भी कॉलोनियल रूल के जो भी छाप या जो भी इम्प्रिंट्स हमारे ऊपर बचे हुए हैं उनको ख़त्म करना, उनको उनसे देश को मुक्त करना, ये प्रधानमंत्री का विज़न है। तो उसी के तहत ये चीज़ की जा रही है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब ये जो नेम है दैट इज़ श्री विजयपुरम, ये सिंबलाइज करता है द यूनिक रोल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको ये सिंबलाइज करता है, उसमें बेसिकली जो अंडमान एंड निकोबार का यूनिक रोल था उसको सिंबलाइज करता है। और ये टेरिटरी जो है वो कभी चोला अम्पायर का नेवल बेस हुआ करता था, मतलब उनके नेवी का बेस हुआ करता था, एंड इज़ नाउ सेट टू बिकम अ क्रिटिकल बेस फॉर अचीविंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस। तो कभी ये उनका नेवल बेस हुआ करता था चोला एम्पायर का, और आज जो है ये एक क्रिटिकल बेस बन रहा है भारत के स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी डिस्कवरी हुई है पोर्ट ब्लेयर की, अब थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे तो वो कैसे हुई है। देखो, द कैपिटल सिटी, ये अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी है ना। द कैपिटल सिटी एंड पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू द यूनियन टेरिटरी इज नेम्ड आफ्टर, इसका जो नाम पड़ा था दैट इज पोर्ट ब्लेयर। ये किसके नाम पर पड़ा था? दैट वाज आर्कीबेल्ड ब्लेयर। ये एक नेवल सर्वेयर और लेफ्टिनेंट हुआ करता था बॉम्बे मरीन में, जिसने इस आइलैंड का पहली बार पूरा थॉरो तरीके से सर्वे किया था, है ना। आर्कीबेल्ड ब्लेयर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। ब्लेयर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी ज्वाइन की 1771 में। इसने भारत के, ईरान के और अरेबिया के भी जो बाकी कोस्ट हैं उनका भी सर्वे किया, और ये बेसिकली हुगली तक पहुंच गया था, है ना। और साउथ की अगर मैं बात करूं तो ये चैगोज आर्किपेलागो तक पहुंच गया था, जो कि मालदीव्स के भी साउथ में है। अभी आपको थोड़ा सा मैप में मैं ये सब चीज़ें दिखा दूंगा। इसके बाद दिसंबर 1778 में ब्लेयर लेफ्ट ऑन हिज फर्स्ट सर्वेइंग वोयाज टू अंडमान फ्रॉम कलकत्ता विद 2 शिप्स। उसके बाद ये कलकत्ता से 2 शिप लेकर अंडमान की अपनी सर्वेइंग वोयाज पे निकलता है, मतलब सर्वेइंग की यात्रा पे निकलता है। और 2 शिप्स का नाम था एलिजाबेथ एंड द वाइपर, ठीक है। ऐसे सवाल बेसिकली केबीसी में पूछे जाते हैं बहुत, है ना, कौन बनेगा करोड़पति में। तो 2 शिप्स का नाम फिर भी आप याद रखें, दैट इज़ एलिजाबेथ एंड वाइपर। वहाँ से कोलकाता से ये अपनी सर्वेइंग वोयाज पे निकलता है अंडमान के लिए। ये एक्सपेडिशन जो है वो चलती है लगभग 1.5 साल के आसपास, अप्रैल 1779 तक। और उस एक्सपेडिशन में वो पहुंचता है एक नेचुरल हार्बर में जो कि आइलैंड के ईस्ट कोस्ट में है, जिसको वो नाम देता है पोर्ट कॉर्नवालिस, ठीक है। पोर्ट कॉर्नवालिस बेसिकली किसके नाम पर रखा गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांडर इन चीफ था, दैट इज़ कॉमोडोर विलियम कॉर्नवालिस, उसके नाम पर ये नाम इसने यहाँ पर रखा, ठीक है। मतलब जब ये वहाँ पर गया तो उसने इसका नाम ये रखा। अब इसके बाद ब्लेयर वॉज इमीडिएटली अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज डिस्कवरी एंड रोट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ हिज सर्वे। तो उसको जैसे ही उसने ये डिस्कवरी करी, इसकी खोज करी, तो इमीडिएटली उसको पता था कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उसने अपनी इस सर्वे की डिटेल्ड रिपोर्ट लिखनी शुरू की। उसके बाद वो इंग्लैंड गया 1795 में एंड रेड एन अकाउंट ऑफ द अंडमान आइलैंड्स बिफोर द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और उसमें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने अपना ये पूरा का पूरा जो अकाउंट था वो
पर डाला 1799 में। अब उसके बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि अंडमान को भी क्या किया जाएगा, कॉलोनाइज किया जाएगा। सून आफ्टर द ब्लेयर सबमिटेड इज रिपोर्ट, जैसे ही ब्लेयर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी उसके बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अंडमान को भी अब कॉलोनाइज किया जाएगा, मतलब इसको भी अपनी कॉलोनी बनाया जाएगा। मेनली टू स्टैब्लिश अ सेफ बेस फ्रॉम विच इट कुड चेक द एक्टिविटीज़ ऑफ मलाय पायरेट्स, कि जो मलाया की तरफ से जो पायरेट्स आ रहे हैं उनके ऊपर उनकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए ये एक सेफ बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उनको समझ में आ गया कि इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कैसे करना है। कई सारे कन्विक्ट्स को जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया ताकि वो वहाँ पर एज एन अनपेड लेबर के रूप में काम कर सकें। बाद में इस आइलैंड का नाम जो है फिर वो ब्लेयर के नाम पे रखा गया। पहले तो मैंने आपको बताया कि ब्लेयर ने जब इसकी खोज की थी तो ब्लेयर ने इसका नाम रखा था पोर्ट कॉर्नवालिस, ठीक है, जो ये ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ हुआ करता था कॉमोडोर विलियम कॉर्नवालिस, उसके नाम पे। ठीक, यहाँ तक समझ गए बात। अब इसके बाद 1857 की जब क्रांति होती है तो ब्रिटिश बिगेन सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्रिजनर्स टू द आइलैंड्स। तो उसके बाद कई सारे लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्रिजनर्स को भी यहाँ पर भेजा जाने लगा। पोर्ट ब्लेयर को रिनोवेट किया गया और रीसेटल्ड मेनली एज आ पेनल कॉलोनी, ठीक है, मतलब पेनाल्टी जिनको मिलती थी उनको यहाँ पर भेज दिया जाता था। इस रूप में इसको जो है वो डेवलप किया गया। कई सारे कन्विक्ट्स को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुनाया गया। कई सारे लोग जो हैं वो डिजीज़ बीमारियों की वजह से, जो उनकी जो ख़राब हालत थी, डिग्रेडिंग कंडीशंस, उस वजह से मर गए। कई सारे लोगों को जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब जब फ्रीडम मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता है तो ब्रिटिश ने यहाँ पर बनाई एक सेल्यूलर जेल, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में एक सेल्यूलर जेल बनाई 1906 में। और फ्रीडम फाइटर्स के बीच में जिनको काला पानी की सज़ा सुनाई गई उनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर जो हैं उनको यहाँ पर जो है वो सज़ा सुनाई गई। बेसिकली इसमें आपने सुना भी होगा बहुत कई जगह काला पानी की सज़ा इसको कहा जाता था, जो यहाँ की पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में दी जाती थी। ठीक है, तो ये तो आपका जो ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश इंडिया वाले रूल के टाइम का था वो बताया। अब इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इम्पीरियल चोलाज एंड श्री विजय, कई सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि अंडमान आइलैंड्स का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस के रूप में किया जाता था 11वीं सेंचुरी के चोला एम्परर राजेंद्र वन के द्वारा टू कैरी आउट अ अटैक ऑन श्री विजय। ठीक है, श्री विजय के ऊपर अटैक करने के लिए इसको एक नेवल बेस के रूप में वो इस्तेमाल करते थे, जो श्री विजय आज की डेट में इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन जो तंजावुर में पाई गई है डेटेड टू 1050 CE, वो ये सजेस्ट करती है कि दैट चोलाज रेफर टू द आइलैंड एज मा नक्कावरम, यानी कि ग्रेट ओपन या नेकेड आइलैंड के रूप में वो इसको रेफर करते थे, और विच पॉसिबली लेड टू द मॉडर्न नेम ऑफ निकोबार अंडर द ब्रिटिश। तो बाद में जो निकोबार नाम पड़ा है वो हो सकता है कि इसी नाम पर पड़ा हो। फिर इसको लेकर बाकी कुछ हिस्टोरियंस ने अपने यहाँ पर व्यूज़ लिखे हैं, वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि एक इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स से ये पता लगता है कि श्री विजय के ऊपर अटैक करने के बाद राजेंद्र वन ने कैप्चर किया किंग संग्राम विजयो, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, संग्राम विजयोतुन तुंग वर्मन को। ठीक है, विजयोतुंग वर्मन को कैप्चर किया और उसके किंगडम के, उसके जो भी मतलब उसका साम्राज्य था उसका सारा का सारा खजाना लूट लिया, इंक्लूडिंग द विद्याधर तोरण। ठीक है, द ज्वेल्ड वॉर गेट्स ऑफ श्री विजय, श्री विजय जो किंगडम हुआ करता था उसके जो ज्वेल्ड वॉर गेट थे, दैट इज़ विद्याधर तोरण, उनको भी कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका इतिहास बताया गया है, मतलब ब्रिटिश इंडिया वाला इतिहास भी बताया गया और बाकी ये भी बताया गया है कि ये कभी चोला एम्पायर के समय में एज आ उनका नेवल बेस के रूप में वो यूज़ करते थे, और उन्होंने इसके थ्रू श्री विजय जो किंगडम था उसके ऊपर हमला किया, उसका जो राजा था दैट इज संग्राम विजयो तुंग वर्मन, उसको कैप्चर किया, और उनका जो ट्रेजर तो जो खजाना वगैरह था इंक्लूडिंग दैट विद्याधर तोरण, उसको भी क्या कर लिया, उसको भी लूट लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका इतिहास है। तो इतिहास तो ठीक है, चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं इस रीजन को, है ना। बाकी जो इतिहास है वो तो हमने यहाँ से समझ ही लिया, थोड़ा सा मैप में चलते हैं। तो ये हमारा मैप है, ठीक है,
देखो अब यहाँ पर इतनी आसानी से तो ये दिखता नहीं है, इसको आपको काफ़ी जूम करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें अगर हम स्टार्टिंग ऊपर से करें तो सबसे पहले हमें ऊपर मिल जाता है नॉर्थ अंडमान, देन वी हैव मिडिल अंडमान, इसके बाद आ जाता है साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है। और इसके नीचे अगर आप आओगे तो यू हैव अ स्मॉल आइलैंड, एक आइसोलेटेड सा आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। इसके बाद आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको जो है निकोबार आइलैंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाले जो आइलैंड्स हैं दीज आर निकोबार आइलैंड्स। ठीक, अच्छा यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि ये बेसिकली मतलब जो अंडमान एंड निकोबार है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें 4 आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, और उसके बाद नीचे ये फिर निकोबार आइलैंड्स। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अंडमान आइलैंड्स, ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है कि अंडमान आइलैंड्स मतलब जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है उसमें अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को कौन सी लाइन सेपरेट करती है। ठीक है, कौन सा चैनल सेपरेट करता है, ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज़ इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमने जिक्र किया चैगोज आर्किपेलागो का, तो थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। देखो चैगोज आर्किपेलागो देखने के लिए पहले आपको इधर आना पड़ेगा, दिस इज़ योर मालदीव्स। ठीक है, मालदीव से ही अगर आप थोड़ा सा नीचे साउथ की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसी के बाद जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दिस इज़ योर चैगोज आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा दैट इज़ चैगोज आर्किपेलागो, दैट इज़ साउथ ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स के साउथ में। ठीक है, बाकी तो इस तरीके का गूगल मैप खोल के आप जो भी चाहें और चीज़ें देख सकते हैं, बट आपको बेसिकली इस ये वाली चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और ये इस बार फिर से एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपको ये बताया चैनल वाला। ठीक है, और दूसरा यहाँ का जो मतलब जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है कि जैसे इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से आइलैंड पर है, इंदिरा पॉइंट क्योंकि इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरी चीज़ कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कौन से आइलैंड पर है, तो दैट इज़ इन साउथ अंडमान, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और क्योंकि अभी इसका नाम वगैरह बदल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है, चलो। तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। तो आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मंथली आप लोग जस्ट लेस देन ₹2 पर डे में ले सकते हैं। जून और जुलाई की लॉन्च हो चुकी है, और इसी तरीके की अगस्त की भी बहुत जल्द विद इन अ वीक हम लोग लॉन्च कर देंगे। ये आपको मंथली ₹59 में मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप लोग 16 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली एट ₹680, 12 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली एट ₹510, 8 महीने की 345 में, और 4 महीने की 175 में। ठीक है, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो मंथली कोर्सेज़ हैं वो ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारे महीने के हैं। और इसी तरीके से अगर आप मंथली 3 मंथ या 6 मंथ्स के जो भी कोर्स लेना चाहें आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। इसी तरीके के कोर्सेज़ आपको लास्ट ईयर के ही मिल जाएंगे, और लास्ट ईयर के आपको जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी हम आपको दे रहे हैं ओनली एट ₹499। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और कोर्सेज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मतलब सॉरी, आप वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई लिंक आपको नहीं मिलता है तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप का 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। बाकी हमारा CSET का जो कोर्स है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 20 सितंबर तक आप लोगों के पास एक हफ्ते का समय और है इसमें एनरोल करने के लिए। तो 999 में आपको ये बैच मिल जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना बड़ा ही सिंपल सा काम है कि आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे, वहाँ पर आप इसकी अदर जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहीं से एनरोल कर लीजिए। और मैं आप कहूँगा कि अब एनरोलमेंट की लास्ट डेट नज़दीक आ रही है तो बहुत ज़्यादा लेट ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर इस समय लोग जल्दी जल्दी एनरोलमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ओनली 50 स्टूडेंट्स को ही एक बैच में रखा जाएगा,
तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग एनरोल कर लें। ठीक है, चलिए। बाकी आप लोगों को अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि हमारी भी हेल्प होगी और आप लोगों के लिए ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जो भी सवाल पूछे गए हैं या किसी भी बात को लेकर आपके कोई भी विचार हों, फीडबैक हो, सजेशंस हो, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।